हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो देखिए, हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायो का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है जो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9। क्या सारे बच्चे फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, मैं आपको दे रहा हूँ समय, आप फटाफट से जुड़ जाइए। लाइक एंड जो भी आपको करना है शेयर कर दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, या फिर वो फटाफट से जुड़ जाए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बाद यूनिट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने कहा कि किसी भी एक एटम की बात करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जब आप किसी को घर बनते देखते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे किसी का घर बना, ठीक है, तो वहां पर एक ब्रिक्स होती है जो एक बेसिक सिंपल यूनिट है, जो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है। ठीक है, ऐसे बेसिक एक यूनिट है। तो वहां पर बेसिक यूनिट क्या है, एक ब्रिक है। क्या है भाई? ब्रिक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट होती है, किसकी भाई? फंडामेंटल यूनिट किसकी? लाइफ की, या फिर हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म की। वो क्या होती है? सेल होती है। अब बेसिकली वो होता क्या, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे से एक सिमिलर तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, या फिर कहते हैं यूनिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज ए सेल। तो हम सेल को क्या बोलेंगे? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। सेल को क्या लिख सकते हैं? इट इज द structural and functional basic structural and functional unit of cell। ठीक है, functional unit of cell, सॉरी life और living organism, जो भी आप लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या हो गई? सेल। उसी को हमने पढ़ना है, हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है सेल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ना क्या है यहाँ पर कि सेल क्या होता है, सेल के कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो उनकी फंक्शनिंग पढ़ने हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल। भाई जो अब सेल था वो डिस्कवर्ड क्या हुआ कैसे? बेसिकली 1665 में ये डिस्कवर्ड हुआ। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, किसने डिस्कवर करा भाई? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए क्या है, बेसिक यूनिट है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसको याद करने की ट्रिक देखना। बहुत ज्यादा छोटी थी तो एक हुक से बाहर निकाली, मतलब उसको खींच के बाहर निकाली हुक से, तो क्या हो गया भाई? रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद हो गया? तो बताना ट्रिक कैसी लगी हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? रॉबर्ट हुक ने। अब इन्होंने करा क्या, बेसिकली कहां से डिस्कवर किया? कॉर्क सेल से। अब कॉर्क सेल क्या होता है भाई? तो कॉर्क सेल क्या होता है कि हमारे पास जो प्लैंक होता है ट्री का ना, प्लैंक मतलब एक जैसे खाल होती है बाहर वाली, जैसे ट्री के बहुत बड़े ट्री को देखो तो बाहर की खाल निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्लैंक। तो जो ट्री का प्लैंक होता है ना, उसके अंदर आपको प्लैंक हो गया या फिर बार्क हो गया, जैसे बाहर के एरिया को हम क्या कहते हैं? बार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक सिमिलर लाइफ के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई गए। फिर उसको जब हमने देखा होगा तो भाई आंखों से तो दिखे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो क्या देखा? जब हमारी साइंस डिस्कवर्ड हुई तो हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम छोटी चीजों को देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो एक सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर हमें मिला, तब फिर हमें डिस्कवरी हुई उसको क्या बोला गया? सेल बोला गया। तो इंपॉर्टेंट चीज, सेल की डिस्कवरी के पहला डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल। ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कैसे करा? क्योंकि भाई बहुत छोटा था, हुक से बाहर खींचा, तो इस वजह से रॉबर्ट हुक। कैसे डिस्कवर किया था? कॉर्क सेल की तरह। अब वो कहां पर मिलता है आपको? जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लैंक या फिर उनके बार्क पे बाहर मिलता है। तो वहां से सर्च हुआ, वहां पे एक सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर सीन हुआ थ्रू माइक्रोस्कोपिक लेवल या फिर थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है,
तो उसको हमने देखा यहाँ पर, वो इस तरह से हमारी डिस्कवरी हुई। ठीक, अब बेसिकली देखते हैं हम सेल हमारे पास होता क्या। देखिए मान लीजिए एक सेल है ये इस तरह से, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। पहली चीज, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, क्या होता है? सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारे पास आ गया ये, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, तो हमें पता चल गया भाई। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने कहा था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। कैसे पता चलेगा? हमें पता चल गया कि जो सेल होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसको हुक से बाहर निकाला तो वो रॉबर्ट हुक ने करा। अब जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पोर्शन होता है इसका, एक तरह से सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है और वो ब्राउन कलर का होता है। बस ये याद रखना है ट्रिक, तो ब्राउन कलर का होता है तो रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें इसके बाहर एक लेयर जो ये बनी है ना, एक ये बाहर लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल, इसको अभी हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि सेमी परमिएबल क्या होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल इन नेचर कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, अब इसके अंदर सर्टेन एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके अंदर भाई? सेल के अंदर न्यूक्लियस के छोड़कर, न्यूक्लियस के बीच में उसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो साइटो मीन्स तो सेल और प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा या फिर लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं हमारे पास सेल आ गया और प्लाज्मा क्या हो गया हमारे पास? प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा या फिर फ्लूइड। ठीक है, तो लिक्विड जो पोर्शन होता है सेल का वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये है, इस तरह से बना है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, वैक्यूल्स है, ये सब क्या है? एक तरह के कंपोनेंट्स है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड हम सब क्या बोलते हैं? इनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं सारे जितने भी सेल के कंपोनेंट्स है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, ईडीआर क्या होता है, ठीक है, ईआर क्या होता है, रेक्टिकुलम क्या होता है, और उसके बाद गोल्जी बॉडीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं। तो इन सब को हमने क्या बोला? एक कॉमन नाम दिया, सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल के वो पार्ट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सेल की डेफिनेशन क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है पहली चीज। इस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए बेसिक यूनिट है जो रिपीट हो रही है बार बार। तो इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज क्लियर हुई। 1665 में किसने डिस्कवर किया था भाई? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये हमें पता चल गया क्योंकि बहुत छोटा था, हमने हुक से खींचा तो रॉबर्ट हुक ने कर दिया। और कैसे हुआ था भाई? कॉर्क सेल के थ्रू पता चला था हमें। ठीक है, प्लांट का जो बार्क था उसके में सेल तरह के स्ट्रक्चर देखे गए माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमें उसे डिस्कवर्ड किया। और न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि वो ब्राउन कलर का था इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसमें हमारे पास एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। क्या होती है, कैसे होती है, अभी समझ में आएगा। हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द लिक्विड या फिर द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। और कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमने एक कंबाइंड में बोल दिए सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है,
इतनी चीज अब हमने करी। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो चलिए भाई, अब चलते हैं हम किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कवर करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ भी कर दी, एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर होगी आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अब दूसरी चीज कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जब आ गई तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझने के लिए पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए कभी भी सेल के जो पार्ट्स है उसको समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। जैसे डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली, इसका मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पर एक लिक्विड लिया, वाटर लिया सपोज करो, ऐसे ये फिल्ड था पूरी तरह से। अब इसमें मैंने एक इंक डाली, ड्रॉप ऑफ इंक डाली ब्लू कलर की, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे फैल जाएगी और पूरा जो वाटर था वो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों हो गया ऐसा, बिकॉज जब हमने वाटर में इंक डाली तो इंक में कंसेंट्रेशन ऑफ इंक क्या थी हमारे पास, हाई थी। इस ड्रॉप में कंसेंट्रेशन ऑफ इंक क्या थी हमारी, हाई थी। और वाटर में क्या था हमारा, कंसेंट्रेशन ऑफ इंक हमारी क्या थी, लो थी। तो क्या हुआ कि जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर गया और वो मिल गया, तो ये ही प्रोसेस डिफ्यूजन होता है। तो दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। ये तीनों में होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। अब लिक्विड में तो आपको दिख गया, गैस की बात करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बॉक्स था, हमने यहाँ पर एक होल किया, एक गैस डाली, यहाँ पर एक होल किया, दूसरी गैस डाली। तो कुछ समय बाद वो दोनों क्या करेंगे, आपस में ऐसे मिल जाएंगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस में भी होता है, ये आपने देखा है ना, लिक्विड में भी होता है। सॉलिड्स में कैसे होता है ये देखिए। अब सपोज करिए जैसे ब्लैक बोर्ड है, मैंने इस पे ये साइटोप्लाज्म लिख कर आप कई दिनों तक छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं इसको जब रब करूंगा तो वो क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें रह जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी छुट्टियां हुई, तो आपने वहां लिख दिया हैप्पी सॉरी समर वेकेशन। ठीक है, ऐसे लग के छोड़ दिया। अब जब आप छुट्टियों के बाद आए, ये एज इट इज लिखा हुआ था सॉरी, आपने इसे रब करने की कोशिश करी, तो रब करने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ ऐसे रह गया, थोड़ा बहुत उसमें रह जाता था। वो क्यों हुआ, बिकॉज जो इंक की कंसेंट्रेशन थी, बिकॉज जो चौक से लिखा था उसका जो कंसेंट्रेशन था वो हाई था, वो सॉलिड में जाकर डिफ्यूज हो गया। तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, हम ये कह सकते। तो द प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड द सॉलिड इज नोन एज द डिफ्यूजन। क्लियर हुआ डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है देखते हैं हमने क्या करा, एक यहां पर एक शीट ली और उसमें छोटे छोटे होल्स थे। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर बहुत बड़े पत्थर थे, कुछ छोटे थे, कुछ छोटे छोटे थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो यहां से जब हमने इसको ऊपर डाला तो ये जो छोटे छोटे थे वो तो यहाँ आ गए, क्या आ गए, इधर को आ गए, लेकिन बड़े वाले नहीं आ पाए। ठीक है ना, क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि उनमें होल्स थे छोटे छोटे, वही उसको परकुलेट कर पाए, वही उसको क्रॉस कर पाए। तो यही होता हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जिसकी हमें जरूरत है वही हमें क्या करेगा, अलाउ करेगा कि वो एक साइड से दूसरी साइड तक आ जाए। मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन यहाँ कम थी, लेकिन वो उन्हीं को अलाउ करेगा जिनकी हमें जरूरत है। तो यही हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर समझ में आई।
तो इसका फंक्शन क्या हुआ, बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम, इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कैसे भाई, हम देखते हैं बाहर हमारे पास ये आया, लिक्विड का कंटेंट ज्यादा था, उसको अंदर जाना था तो चला गया। अब अगर अंदर ज्यादा हो गया तो वो बाहर निकाल देगा, तो वो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and allow movement of यूजफुल थिंग्स। ठीक है, जो हमें जरूरत है, यूजफुल थिंग्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनल था और उसका फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सेल ऑर्गेनल हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली सेल ऑर्गेनल क्या, हम पहले इसके न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये पढ़ ले, फिर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं इसे, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी इसकी फंक्शनिंग होती है सेल की, वो मोस्टली कहां से होती है, न्यूक्लियस के कंट्रोल से होती है। ठीक है, तो जब भी कभी सेल का भी डिवीजन होता है, अगर सेल टूटता भी है तो सबसे पहले न्यूक्लियस टूटता है, क्योंकि जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है जो लाइफ को जनरेट करके रखता है। ठीक है, तो ये कई तरह का होता है, मियोसिस, माइटोसिस। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना इतना डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कई तरीके से होता है। तो ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज पहली चीज समझ में आई। अब चलते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन की बात जब कभी भी हम करेंगे तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्या होता है इसमें, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है भाई, अब ये हमें पता होना चाहिए। जो मतलब क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। अब इस क्रोमोजोम्स के अंदर बेसिकली क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर और मिलता है जो इस तरह का होता है। ठीक है, और ये आप लोग जानते भी होंगे, ये क्या है बेसिकली, डीएनए। वेरी गुड, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये होता है डीएनए, और ये जो डीएनए होता है यही हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया, अब रीजन समझ में आ गया होगा आपको। क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, और जो डीएनए के स्लैब्स होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, इनको क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो कैरेक्टर्स आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। जैसे आपके पापा से कुछ आपके में कैरेक्टर आएंगे, कुछ मदर से, तो वो किसके आए वजह, जीन्स की वजह से। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमारे हो गए जीन। ठीक है, अब क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, अलग अलग होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं, किसके, क्रोमोजोम्स के। ठीक है, डीएनए आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा, तो डीएनए का ही होगा फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फंक्शन समझ में आ गया न्यूक्लियस का,
It contain the chromatic material which contain chromosomes and chromosomes contain the DNA and gene. What is gene? क्वेश्चन आता है कई बार. Gene is the unit of inheritance which pass the characters from one generation to another. मैं पूरा लिख देता हूं. which pass the character, या फिर कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रेड्स भी बोलते हैं. ठीक है, कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड्स भी बोलते हैं. TRAT. which pass the character from one generation to another. one generation to another. ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास कौन करता है भाई? जीन करता है. तो ठीक है, ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझ में आ गया. ठीक है, तो ये अलाउ क्या करती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को अलाउ करती है, या फिर यूजफुल थिंग्स को फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. ठीक. न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट अलाउज it contain the chromatic material which contain chromosomes and RNA and DNA. ठीक, sorry, and DNA and gene. What is gene? It is the unit of inheritance which allow या फिर which pass the characters from one generation to another. And characters का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? traits बताया. TRAITS. ठीक है, तो ये था हमारा आज जो हमने करा ये दोनों. आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिया? ठीक है, ले स्क्रीनशॉट. तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा? इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा. बेसिकली हमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा कि बायोलॉजी में यूनिट ऑफ द सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में फंक्शन क्या. आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलेंगे अगले लेक्चर में. तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए. ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद.